तो नागार्जुन की बात हम लोग कर रहे हैं। नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। नागार्जुन बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा का धनी हम उस साहित्यकार को कहते हैं जो अनेक विधाओं में साहित्य रचना करता है। मूलतः यहाँ पर आपको नागार्जुन को एक कवि के रूप में पढ़ना है, लेकिन नागार्जुन उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, और एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो केवल एक भाषा के कवि नहीं है। वो तीन भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। हिंदी के कवि के रूप में आप उनको जानते हैं, अकाल, और उसके बाद उनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। लेकिन नागार्जुन ने बांग्ला भाषा में भी कविताएं लिखी हैं, मैथिली में कविताएं लिखी हैं, और जो मैथिली के सबसे लोकप्रिय कवि हुए हैं विद्यापति, उनकी रचनाओं का संकलन भी नागार्जुन ने किया। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोग, आलोचक, नागार्जुन को भी मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि नागार्जुन तो इनका नाम है ही, लेकिन यात्री उपनाम से भी ये कविताएं करते थे। और इनका नागार्जुन वास्तविक नाम नहीं है, लिखा पढ़ी वाला नाम नहीं है। असली नाम क्या था इनका? वैद्यनाथ मिश्र। मिथिला के रहने वाले थे, बिहार का इलाका है, और इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो भी मैथिली के रचना संग्रह पर मिला है। रचना संग्रह पर मिला है पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ, गाछ पेड़ को कहते हैं। पत्रहीन, बिना पत्तों का, अर्थात ऐसा पेड़ जिसपे पत्ते नहीं हैं। तो ऐसा पेड़ क्या कहलाता है? फूंट कहलाता है, वो गाछ कह रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है नागार्जुन के यहाँ पे, पत्रहीन नग्न गाछ, जिसको फूंट कहते हैं। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है हमें। देखिए इसको, इस कविता से आपको नागार्जुन की जो कविताओं की विशेषता है वो भी मालूम पड़ जाती है। छोटी सी कविता है, 2 पंक्तियों की, कि जले ठूंठ पर बैठकर ठूंठ, जब पेड़ जल जाता है, सारे पत्ते नष्ट हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ठूंठ हो जाता है। अर्थात जिसमें कोई जीवन शेष नहीं रहता, कोई हरियाली नहीं रहती। तो जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, और बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। 2 पंक्तियां हैं, लेकिन 2 पंक्तियों में 4 मुहावरे हैं। हम जले ठूंठ पर बैठना, कोकिला का कूकना, कोयल का कूकना, बाल न बांका, और शासन की बंदूक। 4 मुहावरे हमको यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो भाषा पर नागार्जुन की पकड़ हमको दिखाई देती है, और जिस कवि की या साहित्यकार की भाषा पर पकड़ होती है वो व्यंग करने में उतना ही सक्षम होता है। क्योंकि जिसकी भाषा पर पकड़ नहीं है वो व्यंग करने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए नागार्जुन के यहाँ हमको जो व्यंग है, ये बहुत मार्मिक व्यंग हमको दिखाई पड़ते हैं, बहुत तीखे व्यंग दिखाई पड़ते हैं। और व्यंग की विशेषता होती है कि व्यंग हमेशा जो सक्षम होता है, पूंजीपति होता है, शासक वर्ग होता है, उसके प्रति किया जाता है। और व्यंग में जो निर्बल है, छोटे हैं, कामगार सबके हैं, सर्वहारा है, दयनीय स्थिति में है, उसके प्रति सहानुभूति दिखाई पड़ती है।
तो नागार्जुन के यहाँ हमें जो शासक वर्ग है उसके प्रति व्यंग दिखाई पड़ता है। जो इन्हें हमारे देश की आयरन लेडी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेडी की बात कर रहा हूं बेटा। लेडी 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 मतलब क्या होता है? महिला। हाँ, किसको कहा जाता है? हाँ जी, इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही बताया आपने, जिन्होंने अपने जरा से उसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था, ठीक है, परमाणु परीक्षण किया था और किसी भी वैश्विक सत्ता की आवाज को नहीं सुना था। ऐसी हनक थी उनकी, ऐसी धमक थी उनकी। उन इंदिरा गांधी को नागार्जुन अपनी कविताओं में आलोचना के शीर्ष पर रखते हैं और क्या व्यंग करते हैं कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल है कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। इसके अलावा उनके पिताजी पर भी व्यंग करते हैं कि देश आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आना था महारानी विक्टोरिया को भारत की यात्रा के लिए, तो नागार्जुन कविता लिखते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही राय हुई है जवाहरलाल की। प्रधानमंत्री को ऊपर व्यंग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वो किस कुवत का, किस विद्रोही चेतना का कवि होगा। और ये उनकी विद्रोही चेतना उनकी प्रगतिशीलता से निकलकर सामने आती है। और प्रगतिशीलता में मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्यष्टि की जगह, व्यक्ति की जगह समष्टि अर्थात बृहद समाज के उत्थान को महत्व दिया जाता है। और जो हमारा बृहद समाज है उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो सर्वहारा वर्ग से आते हैं, श्रमिक वर्ग से आते हैं, वंचित वर्गों से आते हैं। और जब आप वंचित वर्गों के हक की बात करते हैं तो आपको जो बुर्जुआ हैं, शोषक हैं, शासक हैं, उनके विरुद्ध जाकर बात कहनी ही पड़ती है, ठीक है। तो उनकी जो ये व्यंग चेतना है, ये जो मारक क्षमता है उनकी रचनाओं में, ये कहाँ से आती है? उनकी प्रगतिशील चेतना से निकलकर सामने आती है। तो एक प्रश्न अनिवार्यतः बनता है नागार्जुन के ऊपर कि नागार्जुन की व्यंग चेतना पर प्रकाश डालिए, ठीक। एक चीज, दूसरी चीज कि नागार्जुन ऐसे बिरले कवि हैं। और एक चीज व्यंग के सिलसिले में बहुत ध्यान रखिएगा आप कि हिंदी में जो सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार कवियों में बात कर रहा हूं, मैं गद्य की बात नहीं कर रहा हूं, कबीर मिलते हैं हमको। बहुत सारी की कविताएं मिलती हैं। अरे इंदु राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, है ना। या कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। वो व्यंग हमको देखने को मिलता है। तो नागार्जुन व्यंग के सिलसिले में कबीर की बहुत सारी की कविताएं मिलती हैं। अरे इंदु राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, है ना। या कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। वो व्यंग हमको देखने को मिलता है। तो नागार्जुन व्यंग के सिलसिले में कबीर की परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, ठीक है। तो जब आप प्रश्न लिखते हैं, का उत्तर लिखते हैं, तो वहां पर अगर आप परंपरा का जिक्र भी करते हैं तो उससे आपके प्रश्न को और आपके ज्ञान को थोड़ी सी प्रामाणिकता मिल जाती है। परीक्षक सोचता है कि आपने
अच्छा खासा पढ़ा हुआ है और उसी की अभिव्यक्ति आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में कर रहे हैं। इसके अलावा नागार्जुन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नागार्जुन हिंदी कविता के विषय क्षेत्र का विस्तार करते हैं। ऐसे ऐसे विषयों पर कविताएं लिखते हैं जो अमूमन हिंदी में नहीं पाए जाते। प्रेमी, प्रेमिका, डूबते उतराते, परेशान लोग, इनके ऊपर कविताएं बहुत मिल जाती हैं। लेकिन नेवले के ऊपर कविता, चूड़ियों के ऊपर कविता और ऐसे बहुत सारे विषय हैं उनके ऊपर कविता, जानवरों के ऊपर कविता, सूअर के ऊपर कविता, उनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है मादा सूअर। सूअर का नाम लेते ही बहुत सारे लोग मुंह सिकोड़ने लगते हैं, क्या है गंदगी में रहता है, इतना गंदा चीज ये वो। लेकिन नागार्जुन क्या कहते हैं कि यमुना किनारे मखमली दूध में पसर कर लेटी है मादा सूअर, अपने नन्हे नन्हे छौनों को दूध पिला रही है। एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, सब दूध पिला रही है। और आगे क्या कहते हैं, ये भी तो मादरे हिंद की बेटी है। मादरे हिंद, मदर इंडिया, भारत माता। क्या इंसानों का कॉपीराइट है भारत माता पे? भाई भारत में जो भी जीव जंतु इंसान हैं सब तो इसी मिट्टी से पले बढ़े हैं, जन्म लेते हैं और इसी में मिल जाते हैं। तो जब हमारी भारत माता है तो उनकी भारत माता क्यों नहीं हो सकती है? ये नागार्जुन की प्रगतिशीलता का परिचायक है। और साथ ही साथ नागार्जुन किस तरह से हिंदी कविता के फलक का विस्तार कर रहे थे इसका प्रमाण भी है। ठीक है, तो इससे हमें